जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, टॉपिक इतने शानदार है जो आपके एग्जाम में आना फिक्स है। यहां से कोई नहीं रोक सकता, आपके एग्जाम में आएंगे टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जनगणना है दोस्तों, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा स्पोर्ट और चौथा लोक नृत्य। तो इन टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं 4 से 5 नंबर दिलाकर जाएंगे। 4 से 5 नंबर अगर आप ये क्लास पूरा देख लेते तो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से 4 से 5 नंबर पक्के हैं। जनगणना से क्वेश्चन आना फिक्स है, पंचवर्षीय योजना से आना क्वेश्चन फिक्स है, स्पोर्ट्स और लोक नृत्य यहां से एक एक क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है दोस्तों। और जो क्वेश्चंस रहेंगे दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोस्तों। ठीक है, तो ये टेंशन तो खत्म हो गई। बस क्लास को पूरा वॉच कर लेना, 3 से 4 नंबर पक्के कर लेना दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, अंत तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम समय में पूरा रिवीजन करूंगा, ये गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन सही करोगे वो कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपने कितने सही किए दोस्तों। पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? पहले तो आप मुझे ये बताइए क्वेश्चन का आंसर। 6वीं, 5वीं, 8वीं, 7वीं, देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? तो गुरुजी अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों तो ये कुल 7वीं जनगणना थी दोस्तों। 2011 की कौन सी जनगणना थी मेरे वीरों? ये 7वीं जनगणना थी दोस्तों। कौन सी? 7वीं जनगणना। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूं ये कुल कौन सी जनगणना थी? कुल जनगणना कौन सी थी? 15वीं, कुल 15वीं जनगणना थी। और 2011 की ये 7वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी दोस्तों। ठीक है, यहीं पे मैं बात करूं दोस्तों अनियमित जनगणना, अगर आप मुझे बता दो कम समय में पूरा रिवीजन करूंगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, अनियमित जनगणना बताइए कब हुई थी, किसके समय हुई थी, और नियमित जनगणना बताइए। ठीक है, अनियमित और नियमित जनगणना बताइए। अनियमित की बात करें गुरुजी 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 में दोस्तों, किसके समय में? मेयो के समय में। किसके? मेयो के समय। और नियमित जनगणना हुई थी 1881, किसके समय? रिपन के समय। और भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बीच बीच में करवाता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? भाई साहब बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बताइए क्या आंसर रहेगा दोस्तों। न्यूनतम लिंगानुपात पूछ रहा है दोस्तों, क्या आंसर होगा? न्यूनतम पूछा, गलत मत कर देना दोस्तों, न्यूनतम पूछा है। तो अगर गुरुजी न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें गुरुजी तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा कितना है भाई? 789। ठीक है, ठीक है, 879 है, 879। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक है दोस्तों केरल का, सर्वाधिक केरल का है, सर्वाधिक केरल है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक केरल है दोस्तों। ठीक है, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, यहां पर तो दोस्तों स्टेट की बात कर ली है। अगर आपको दोस्तों यूटीज की बात कर लेता न्यूनतम लिंगानुपात, तो आप क्या टिक करते? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग। अगर यहाँ पे यूटी की बात कर लेता तो आप क्या टिक करते? केरल का दोस्तों आप बताइए कितना है? केरल का बताइए दोस्तों कितना है? 1037 है। ठीक है, ये तो यूटी में बताइए दोस्तों, यूटी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताइए, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताइए। यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों? बताइए अगर आपको पता हो तो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे केरल का 1084 होगा। मैंने यहाँ पे ये डाटा गलत लिख दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर केरल का होगा 1084, 1084 यहाँ पर केरल का होगा दोस्तों, 1084। ठीक है, हाँ। यूटी में अगर सर्वाधिक पूछे दोस्तों, सर्वाधिक यूटी में सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक किसका है दोस्तों? सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम बताइए दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन और बता दो, मजा आ जाएगा। सर्वाधिक किसका भाई साहब? सर्वाधिक का बताइए यूटीज में। तो पुदुचेरी, ध्यान रखना, पुदुचेरी सर्वाधिक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1037 है, 1037 है। ठीक है, वहीं पर अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आएगा दमन और दीव, दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव 618 है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कम समय में पूरा रिवीजन करा दूंगा, मेरी एक एक बात को सुनते रहिएगा दोस्तों। क्लास को पूरा वॉच कर लेना, 4 से 5 नंबर आपके यहां से फिक्स है। हर शिफ्ट में अगर आपने देखा होगा तो जनगणना का टॉप क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, किन नामों से कौन अर्जुन पुरस्कार 2024 का प्राप्त करता नहीं है? मतलब ये जो नाम दे रखे 4, इनमें से वो कौन से पर्सन है जिन्हें ये अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों? वो पूछा क्वेश्चन आपने, आपको क्वेश्चन ये पूछा। ठीक है, तो इसमें से डी गुकेश है जिन्हें नोबल ये क्या अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, बाकी इन तीनों को मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी कोर्ट। 13 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, 8 मीटर। तो गुरुजी इसका आंसर जो होगा वो 13 मीटर की होती है। अगर गुरुजी पुरुष कबड्डी की बात कर लें दोस्तों, पीकेएल प्रो कबड्डी लीग है ना, पीकेएल की बात कर लें, इसकी फुल फॉर्म क्या, पीकेएल की पीकेएल की फुल फॉर्म क्या, प्रो कबड्डी लीग है ना। पीकेएल की फुल फॉर्म क्या मेरे वीरों, प्रो कबड्डी लीग दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, स्टार्ट कब हुई थी, ये स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, स्टार्ट बताइए। इसकी स्टार्टिंग 2014 में हुई थी, 2014 में, ठीक है। प्रथम विजेता टीम कौन सी थी, प्रथम विजेता पहली विजेता टीम कौन सी थी, पहली विजेता टीम कौन थी, जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर कौन थी भाई साहब, जयपुर पिंक पैंथर कौन थी, जयपुर पिंक पैंथर, जयपुर टीम, जयपुर पिंक पैंथर, ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर थी। और 2024 का इंपोर्टेंट बनेगा, 2024 में कौन विजेता है, 2024 में हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है। मनप्रीत सिंह इनके दोस्तों कोच थे, ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स, हरियाणा स्टीलर्स, हरियाणा। मनप्रीत सिंह भी दोस्तों कभी पटना पायरेट्स से खेलते थे ना, हरियाणा स्टीलर्स 2024 की विजेता है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट आप लोग ध्यान रखना, पूरा रिवीजन करा दूंगा, अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। देखो इसमें मैं आपको वही फैक्ट बताऊंगा जो इसका आंसर है दोस्तों, बाकी और भी पंचवर्षीय योजना वो आगे के पेज पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे। गुरुजी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, गुरुजी ये वो पंचवर्षीय योजना है जिसका टाइम पीरियड 1900, मतलब कि ये अगर कहें तो दोस्तों 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी दोस्तों, इसको है ना, इसको 1974 से लेके 1989 यानी 1 साल पहले खत्म कर दी थी दोस्तों। 1900 इसके 2 टाइम पीरियड रहते हैं, 1974 से लेके 79 और 1979 और एक और टाइम आगे लिख दो ताकि मैं नीचे और भी आपको फैक्ट बताऊं, 78 यानी 1 साल पहले ही खत्म कर दी थी दोस्तों। ये वो पंचवर्षीय योजना है, ये वो पंचवर्षीय योजना जिसमें पीएम इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था दोस्तों। लिख लो, ये बेसिक फैक्ट एग्जाम में छपेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ। और ये नारा किसने दिया था, पीएम इंदिरा गांधी ने दोस्तों, इंदिरा गांधी ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। इंदिरा गांधी पीएम थे दोस्तों, यहाँ पे पीएम, ठीक है, इंदिरा गांधी दोस्तों, ठीक है, इंदिरा गांधी ने दिया था ये नारा दोस्तों, ठीक है। यहीं पर दोस्तों 1975 में आपातकालीन चला था दोस्तों, 1975 में आपातकालीन, एग्जाम में पूछा जाता है आपातकालीन किस पंचवर्षीय योजना में चला था दोस्तों, तो 1975 में आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ पे दोस्तों एक योजना और चलाई थी दोस्तों, बताइए, अनाज के बदले काम के बदले अनाज योजना है ना, काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, ये योजना चलाई थी दोस्तों। कौन सी योजना चलाई थी, ये योजना। अब गुरुजी एक चीज तो आप भूले गए मेन, कौन सी चीज, तो गुरुजी ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये जो 5वीं पंचवर्षीय डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर मेरे वीरों, डीपी धर मॉडल, लिख लो दोस्तों, लिख लो, डीपी धर मॉडल, पूरा रिवीजन करा दिया, मजा आ गया भाई साहब। एक क्वेश्चन यहां से छपेगा गारंटी के साथ। अगर आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन इसमें से ही आएगा एग्जाम में, पूरा डिट्टो का डिट्टो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, बताइए दोस्तों, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इन पंचवर्षीय योजनाओं इनके मतलब की टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, ये बताइए कब से कब तक चली थी, सभी वीर सभी को आंसर कमेंट करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप क्या टिक करोगे, 6ठी पंचवर्षीय योजना। पहले यहाँ पे टाइम पीरियड लिख लो, एक काम करो तो मैं इसको हटा देता हूँ, सही से टाइम पीरियड लिख देते हैं। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना के यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है आपके एग्जाम में। 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो इसकी बात करें इसके टाइम पीरियड की, ये चली थी 1980 से लेके 85 तक चली थी, 1980 से लेके 85 तक चली थी दोस्तों, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना होती है, रट लो, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, NABARD, नाबार्ड की स्थापना होती है भाई साहब, नाबार्ड की 1980 में है ना, 1980 के समथिंग इसकी नाबार्ड की स्थापना हो जाती है भाई साहब, ठीक है, 1980 में दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण योजना चलाया था दोस्तों, यहीं पे, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। 7वीं योजना चलाई गई थी 1985 से लेके 90 तक, है ना, 1985 से लेके 90 तक। और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, यह आपके 1990 से लेके
85 से 90, 85 90, 90 से लेके 95 तक चली थी दोस्तों। ये 8वीं में मुझे शायद नहीं 90, हाँ 92 से चली थी दोस्तों, ये 92 से चली थी। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेके 97 तक चली थी, वही मैं कुछ डाउट लग रहा है, 92 से लेके 97 तक चली थी, ठीक है। और बाकी 30वीं पंचवर्षीय योजना तो आप सभी को पता होगा, है ना, बिल्कुल असफल पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, असफल पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों ये, ठीक है, आप सभी को पता होगा असफल पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ठीक है। 61 से लेके कहता 66 तक चली थी दोस्तों, है ना, 61 से लेके 1961 से लेके 67 तक टाइम पीरियड असफल योजना थी दोस्तों, ये असफल योजना थी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल थी, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन का रिवीजन करा दूंगा, मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी दोस्तों, कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, बताइए दोस्तों, कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी दोस्तों। कुछ मैंने गलत करवाया क्या पहले वाले क्वेश्चन में, नहीं कोई गलत नहीं है, ठीक है, चलिए बताइए, सही है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, सभी स्टूडेंट्स बताइए। 1980 में आयोजित की गई थी, 1980 दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे फैक्ट मैं बता चुका हूं आपको, चांग सांग लोक नृत्य किस राज्य का है भाई साहब, बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है। चांग सांग लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आप नागालैंड टिक करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, नागालैंड। चलिए कुछ नागालैंड के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लेना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये जो नृत्य लिख रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। सबसे पहले रेंगमा नृत्य, रेंगमा 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 नृत्य दोस्तों, रेंगमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चांगला चांगलो चांगला नृत्य, चांगला चांगला नृत्य, निर्मा रेंगमा नृत्य। और दोस्तों मयूर नृत्य, मयूर नृत्य मयूर नृत्य मयूर नृत्य मयूर नृत्य। और आप देख सकते हैं कुकी नृत्य, कुकी मयूर नृत्य, कुकी नृत्य, ये सभी इंपॉर्टेंट नृत्य है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। ये चांगलांग चांगसांग हो गया, रेंगमा, चांगला, मयूर नृत्य, ये सारे के सारे नागालैंड के दोस्तों, ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जैसे कुम्भी नृत्य हो गया, कुम्मी, बोनालू यहीं पे आता है, गोभी आता है, कुम्मी, गोभी, ठीक है, गोभी लोक नृत्य है ना, बोनालू हो गया, तपेता गुल्लू हो गया, बोनालू बोनालू, वीर नाट्यम, कोलाट्टम, वीर नाट्यम, बोनालू, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट, सिद्धि माधुरी, सारे के सारे इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश के भी लिखवा दूं क्या, चलो अगले पेज पर और लिखवा देंगे, कहीं जगह मिलेगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है, हॉफमैन का कप का संबंध किस खेल से है, हॉफमैन, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो गुरुजी इसका जो संबंध है वो बैडमिंटन से, गुरुजी किससे, बैडमिंटन क्या मैं बोल कह रहा हूँ, लिख कह रहा हूँ, टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। बने अगले प्रश्न की तरफ, चलिए मेरे वीरो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भाई साहब, बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, बताइए किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। क्या आंसर होगा दोस्तों, तो बिल्कुल बास्केटबॉल प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बास्केटबॉल प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस खेल राज्य से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बताइए। ये वो क्लास है जो आपके 4 से 5 नंबर इजीली कंप्लीट पक्के करवाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास अंत तक वॉच करना आप लोगों को। सेशन पसंद आए साथियों तो बीच में सेशन को लाइक वगैरह कर लेना दोस्तों, आपका लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना, तो लाइक वगैरह कर लिया करो। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बताइए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। चलिए दोस्तों बताइए, तो बिल्कुल ये लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का है दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का दोस्तों, कहाँ का, तमिलनाडु का दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एमपी के नृत्य बता देता हूँ, एमपी, ठीक है, एमपी के नृत्य एक छपेगा एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। एमपी के नृत्य की बात करें दोस्तों, यहाँ पे फूलपति नृत्य, फूलपति लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फूलपति नृत्य पूछा जाता है, मटकी नृत्य पूछा जाता है, मटकी पूछा जाता है, जवारा पूछा जाता है, जवारा नृत्य ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फूलपति, मटकी, जवारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करें दोस्तों, और जैसे भगोरिया हो गया, है ना, भगोरिया, अहिरी नृत्य भी लिख लो, अहिरी नृत्य दोस्तों, अहिरी और भगोरिया नृत्य,
भगोरिया, ये सारे नृत्य इंपोर्टेंट है, जैसे भगोरिया, अहिरी, ठीक है। और दोस्तों आप कर्मा, कर्मा नृत्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट नृत्य एमपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से रट लेना। अगला प्रश्न, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ पीडीएफ का। पूरी छऊ नृत्य आ गया भाई साहब, छऊ। तो चलिए इसका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। छऊ नृत्य दोस्तों, छऊ नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है भाई साहब, बताइए। छऊ नृत्य की बात कर लेते हैं आप थोड़ी। छऊ नृत्य, ठीक है, छऊ नृत्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो वर्ड लिख रहा हूं उनका आप अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ नाम लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज, मयूरभंज छऊ। आपको बताना ये किन किन स्टेट में होते हैं ये नृत्य, ठीक है। मयूरभंज छऊ, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आप लिखना, जैसे मयूरभंज हो गया, और आप लिख लो जैसे मयूरभंज, और जैसे आप सरायकेला लिख सकते हैं, सरायकेला छऊ। इनके आंसर आप लोग करिए, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, ठीक है। और एक और बताया मयूरभंज, सरायकेला, और पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। चलिए अगर मयूरभंज छऊ की बात करें तो ये ओडिशा में किया जाता है, ओडिशा का नृत्य है दोस्तों, ओडिशा में किया जाता है, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। और सरायकेला छऊ इसकी बात करें मयूरभंज, और ये झारखंड में किया जाता है, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। और ये पुरुलिया है, ये बंगाल में किया जाता है, पुरुलिया, ठीक है। तो मैंने आपके सामने तीनों लिख दिए, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, और ये छऊ आपके झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। न्यूनतम जनसंख्या, इस बार जनसंख्या घनत्व बात कर, चलिए जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले दोस्तों हम राज्य की बात करेंगे, यहाँ पर राज्य, सबसे पहले मैं राज्य की बात करेंगे, अपन राज्य की बात करेंगे, ठीक है। राज्य में सबसे पहले आप ध्यान रखोगे दोस्तों, और यहाँ पे यूटी, यहाँ पर यूटीज की बात करेंगे, और यहाँ पर राज्य की बात करेंगे। राज्य में सर्वाधिक किसका भाई? सर्वाधिक बताइए, सर्वाधिक, सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है। राज्य में अगर सर्वाधिक की बात करेंगे दोस्तों किसका है, तो सर्वाधिक बिहार का है भाई साहब, बिहार का, लिख लो। सर्वाधिक बात करोगे तो बिहार का दोस्तों, बिहार का कितना है? बिहार का बताइए कितना है? 1106 है ना। उसके बाद बंगाल का है 1028, ठीक है। बिहार का 1106 है ना, मैं 1106 लिखो दोस्तों, है ना। बिहार का कितना दोस्तों? 1106, और बंगाल का 1028 है, ठीक है। अब यूटीज की बात करें, ये तो अपन ने बात कर ली स्टेट की, अब यूटीज की बात करें। यूटीज में दोस्तों, अच्छा वो तो मैंने इसमें न्यूनतम का लिखा ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, ये तो अपने सर्वाधिक की बात करी दोस्तों, ठीक है। अब मैं न्यूनतम की बात करो, न्यूनतम यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो न्यूनतम है दोस्तों एपी, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का भी आंसर यही है, एपी, एपी, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। ये जो एपी है ना, एपी, एरो लगा देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों, है ना। यहाँ से मैं ये एरो लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं एरो लगा देता हूँ। न्यूनतम पूछे तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश करना है, न्यूनतम। न्यूनतम किसका? अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। न्यूनतम किसका? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, अरुणा मिजो सिक्को, है ना, ये आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दिल्ली है भाई सबसे नंबर 1 पे, दिल्ली, दिल्ली 11,320, 11,320, 11,320, ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है, यहाँ पे लिख देते हो सर्वाधिक, ये दोस्तों सर्वाधिक है दिल्ली का, है ना, ठीक है। इंपोर्टेंट है न्यूनतम, न्यूनतम अंडमान निकोबार का है, न्यूनतम, न्यूनतम अंडमान और निकोबार, यहाँ पे लिख देता हूँ अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था दोस्तों? अरे याद करो दोस्तों, 1984 में दोस्तों किसने किस खेल में जीता था? कुश्ती में जीता था दोस्तों। किसमें? कुश्ती में जीता था दोस्तों, ठीक है। अब किसने जीता वो नाम आप लोग बता दो तो मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इस प्रश्न का आंसर। टेक चंद का संबंध किस खेल से भाई साहब? बताइए। कुश्ती, बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी। तो गुरुजी इनका जो संबंध है वो निशानेबाजी से। अब कुछ निशानेबाजी के कलाकारों के नाम बता दो तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले मनु भाकर, तो ठीक है, मनु भाकर, ठीक है। अभी पेरिस ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने पदक जीता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। मनु भाकर के बाद अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा,
अति महत्वपूर्ण नाम है भाई साहब, ध्यान रखना। गगन नारंग, विजय कुमार गगन नारंग, गगन नारंग। शेफ डी दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में शेफ डी मिशन के प्रमुख कौन है? गगन नारंग, ध्यान रखना, ठीक है, गगन नारंग ही है दोस्तों, ठीक है। विजय कुमार, और कौन है? विजय कुमार, विजय कुमार, ये कुछ प्रसिद्ध नाम है जो आपको ध्यान रखना है, विजय कुमार। और एक और श्रेयसी करके एक और नाम है दोस्तों, वो भी इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए भाई साहब अगला प्रश्न। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था भाई साहब, बताइए कौन सा आएगा, बताइए। ये तो दोस्तों पहली का, ये तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ये तो फर्स्ट का था, ठीक है। 61 से 87, ये तो दोस्तों तीसरी का था, तीसरी, और हमें यही पूछा, तीसरी सही जवाब है। 61 से 87, ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, दूसरी, ठीक है। और ये कौन सा? 69 से 74, ये चौथी, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, चौथी दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, एक काम करो दोस्तों, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ओरल बता दो तो आप लोग अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। अच्छे से एक एक बात को समझना, सुनना ध्यान से। देखो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करें गुरुजी, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करें तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल था वो हेरोड डोमर मॉडल था। 1951 से लेकर 1956 तक चली थी ये योजना दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों कृषि, इसमें दोस्तों प्राथमिकता कृषि को दी गई थी दोस्तों, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों वो किसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी में दोस्तों मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलाए थे, बहुउद्देश्य परियोजनाएं चलाई थी, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी ध्यान रखना 56 से 61 है दोस्तों। इसमें दोस्तों मतलब कि इसमें दोस्तों उद्योगों को इस मतलब की प्राथमिकता दिया था दोस्तों इसमें, है ना, जो किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। इसमें दोस्तों लो इस्पात मतलब 3 प्लांट बनाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर दोस्तों बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और ये जो राउरकेला ओडिशा में, और राउर दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो ये सारे के भिलाई वाला मैं आपको बता चुका, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, रूस के सहयोग से, ठीक है। तो ये तीनों प्लान ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरी पंच योजना दोस्तों सबसे मतलब की विफल पंच योजना थी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने एक ओवरव्यू आपके सामने रखा दोस्तों। और पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2011, ठीक है। हाँ, ये आगे जनगणना बात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का बी ऑप्शन है। आई होप गाइस जो मैंने आपको बोला वो आपको इजीली समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यही बात अगर मैं लिखता तो बहुत टाइम वेस्ट होता दोस्तों, है ना। तो मैंने ओरली बता दी, आप लोग अपने दिमाग में ये फिट करके रखना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक मेरी बात को नोटिस करते रहिएगा, एक एक इंपोर्टेंट बात बताऊंगा हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरीके से, ठीक है। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है भाई साहब? बंबू नृत्य बताइए दोस्तों, किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों बंबू नृत्य? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय? आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बताइए। बंबू नृत्य दोस्तों ये देखा जाए तो मेघालय और मिजोरम दोनों में किया जाता है, इसका ऑप्शन ए और बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और मिजोरम के अगर आप चाहो तो और भी कुछ नृत्य देख सकते हो, है ना, जैसे चेराव नृत्य को बंबू नाच ही कहते हैं दोस्तों। चेराव नृत्य बंबू नृत्य ना, चेराव नृत्य को ही बंबू नृत्य कहा जाता है। चेराव नृत्य को ही बंबू नृत्य कहा जाता है दोस्तों। चेराव नृत्य को ही बंबू नृत्य कहा जाता है, चेराव नृत्य। खुल्लम नृत्य, खुल्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, खुल्लम नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चेराव, खुल्लम। और दोस्तों थांगलम, ठीक है। कुछ ये मिजोरम के इंपोर्टेंट लोक नृत्य जो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये आंसर बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वाज होस्टेड बाय, तो बिल्कुल गुरुजी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नेट और नो लेट किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, हॉकी, स्क्वैश। तो गुरुजी इसका संबंध स्क्वैश से है, ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? सबसे अधिक पूछा भाई साहब, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, बताइए। जनगणना प्रमुख जब तक दोस्तों 2011 की जनगणना के प्रमुख बता दें। जनगणना प्रमुख कौन थे भाई? जनगणना प्रमुख 2011 की बात हो रही है तो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों लिख देता हूँ, एग्जाम में कोई भी पूछ ले तो आप लोग इजीली करके आ जाना। सबसे पहले जनगणना प्रमुख कौन थे 2011 की? बताइए। जनगणना प्रमुख, दोनों ही नाम आपको बताने दोस्तों। जनगणना प्रमुख बताइए, और दोस्तों 2000 वर्तमान में बताइए। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भी बताइए, वर्तमान में कौन है, और ये पहले के बताइए वर्तमान, ठीक है। तो अगर जनगणना, भारतीय जनगणना 2011 की बात करें दोस्तों,
तो यहां पर कौन थे दोस्तों, DC चंद्रमौली, लिख लो DC चंद्रमौली, DC चंद्रमौली, DC चंद्रमौली, DC चंद्रमौली, DC चंद्रमौली, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वर्तमान में बात करें मृत्युंजय कुमार नारायण, लिख लो मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। ये और दो फैक्ट अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है, नारायण। और बाकी दोस्तों जनगणना दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, 7वीं अनुसूची में बात करेंगे संघ सूची का विषय, ये भी आपको ध्यान रखना, 246 आर्टिकल है, ये भी आपको ध्यान रखना, अधिनियम 1948 है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मेघालय होगा दोस्तों। सबसे अधिक राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है तो वो मेघालय की 27 पॉइंट के समथिंग है दोस्तों, करीब 27 पॉइंट के समथिंग है, 27 पॉइंट के कुछ 95 या 75 कुछ ऐसी समथिंग है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहीं पर मैं अगर आपको कुछ और बताना चाहूँ तो चलिए एक और देख लें क्या। वर्तमान में ये ठीक है, जनसंख्या घनत्व ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ, दशकीय वृद्धि दर और देख लो दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर और देख लो, वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक। अगर वार्षिक पूछे तो 1.64 टिक करना आपको, 1.64% है, ठीक है। अगर ये पूछे तो 17 पॉइंट कुछ 75 के समथिंग है, ठीक है, 17.50 या 75 के समथिंग है, ठीक है। तो ये और ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो ये गुरुजी मणिपुर में ही दोस्तों लोकटक झील, ध्यान रखना, लोकटक झील। क्यों ध्यान रखना, ये हमें क्यों बोला ध्यान रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान, किबुल लामजाओ उद्यान, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किबुल लामजाओ उद्यान दोस्तों, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है दोस्तों, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है पानी में, ठीक है, ठीक है। ये फैक्ट थोड़े से आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए किस राज्य का प्रसिद्ध है, बताइए। सभी वीरों को आंसर टिक करना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए, सभी स्टूडेंट बताइए दोस्तों। तो इसका भी दोस्तों आंसर क्या होगा, नागालैंड होगा दोस्तों। नागालैंड से जो भी इंपोर्टेंट नृत्य होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। नागालैंड से संबंधित जो भी लोक नृत्य हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब जैसे नागालैंड में एक दो और बच गया, वो और लिख देता हूं, जैसे नागा नृत्य भी इंपोर्टेंट है, नागा नृत्य भी इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, नागा नृत्य दोस्तों, ठीक है। चियोग और नृत्य है वो भी ध्यान रखना, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल ये ध्यान रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये प्रश्न बताइए, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, भाई साहब बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की बात करी जा रही गुरुजी 1925 में, गुरुजी 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, 1925 में। अब यहां पर ध्यान से समझना दोस्तों, और भारत ने दोस्तों पहली बार शामिल हुआ था, भारत में पहली बार, ये तो ठीक है, भारत पहली बार, यहां पे लिख देता हूं मैं फैक्ट कुछ इंपोर्टेंट, ठीक है। भारत पहली बार कब शामिल हुआ था, भारत पहली बार शामिल हुआ था 1928 में, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 1928 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं, इंपोर्टेंट है, ठीक है, भारत पहली बार। अब हम 2024 की बात करेंगे, ओलंपिक में जो हॉकी टीम से जो हमारे भारत की टीम उतरी थी दोस्तों, ठीक है, उसने दोस्तों हॉकी में दोस्तों 2000 ओलंपिक 2024 में दोस्तों हॉकी में दोस्तों कौन सा पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल भाई, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों, ठीक है, ब्रॉन्ज अवार्ड जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और कप्तान कौन थे हॉकी टीम के, हमारे भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौन थे भाई साहब, हरमनप्रीत लिख लो, हरमनप्रीत, ठीक है। और दोस्तों किसको हराया वो तो बता दो, हराया स्पेन को हराया भाई साहब, स्पेन को ध्यान रखना, स्पेन को इस बार हराया, स्पेन कितने से हराया, 2-1 से हराया भाई साहब, 2-1 से, 2-0 से हराया दोस्तों, ठीक है, 2-1 से होगा, 2-0 नहीं, 2-1 से हराया है ना, 2-1 से हराया दोस्तों, मजा आ गया भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग,
अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है भाई साहब, बताइए वो कौन सा संघ शासित प्रदेश है दोस्तों, बताइए। यहाँ पर चंडीगढ़ दो बार लिख गया दोस्तों, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप इसका आंसर टिक करेंगे लक्षद्वीप। कौन सा है भाई साहब, लक्षद्वीप। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब एक दो और क्वेश्चन जो बच गए हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं दोस्तों, ठीक है। जो मैंने ओरल बोले थे दोस्तों, ठीक है, जो ओरल बोले थे वो मैं लिख भी देता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा कि सर ने पढ़ाया भी है कि नहीं पढ़ाया। जो आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे ना उनके लिए लिख देता हूँ भाई साहब। 1948 का अधिनियम, और ये किस मंत्रालय के अधीन होता है दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय करवाता है दोस्तों, है ना, गृह मंत्रालय से संबंधित है गृह मंत्रालय, ठीक है। लिंगानुपात कितना है बताइए, लिंगानुपात 943 है। 943 कितना है, 943, ठीक है। अगर यही लिंगानुपात की बात करिए दोस्तों, तो अगर मैं आपके सामने लिंगानु की बात करी तो मैं घनत्व जनसंख्या घनत्व और देख लो दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की बात करें गुरुजी तो यहाँ पर 382, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, साक्षरता दर बहुत पूछी जाती है 2011 की जनगणना की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं दोस्तों, टोटल कुल कितनी है, कुल साक्षरता दर कितनी है, 74 पॉइंट के समथिंग है, 70.04%, ठीक है। जिसमें से दोस्तों यहाँ पर आएंगे पुरुष, आएंगे और यहाँ पर महिलाएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पर महिलाएं की बात करेंगे तो पुरुष का एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 82 पॉइंट के समथिंग है, 82.14%, ठीक है। वहीं महिलाओं का 65.46। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, हल्के में मत लेना, ठीक है साथियों। सेशन को हम और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन और है, आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और है। चलिए ये क्वेश्चन और है, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा रखा मैंने आपके स्क्रीन में। धार्मिक जनगणना जनसंख्या प्रतिशत देख लो, हिंदू की 79.8% है, सिखों की 1.17% है, ठीक है, बौद्ध की 0.7% है और जैन की 0.4%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं आपके लिए लिखवा कर लेके आऊं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है साथियों। सेशन कैसा लगा, अगर सेशन पसंद आया तो मेरे वीरों सेशन को लाइक कर लो एक बार जल्दी से मेरे वीरों, और जितना हो सके सेशन को उतना सभी भाई बहनों तक शेयर करिए जिनके एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में एग्जाम दे लो, ये टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है, इसमें कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नई क्लास अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको इसकी पीडीएफ की जुगाड़ बताता हूं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन होइए टेलीग्राम ग्रुप से और डेली रिवीजन करिए दोस्तों। एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है, 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे भाई साहब, डेली रिवीजन कर लो, कम समय में सिर्फ रिवीजन करना, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना रिवीजन करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। कल इसी टाइम पर मिलेंगे 8 बजे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।